हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट से एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक बात करना चाहता हूँ ये कि आप जो है वो लेक्चर पहले कंप्लीट देखें, उसके बाद में आप अपने नोट्स बनाएं। क्योंकि कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि सर जो है वो यहाँ ये चीज़ जो है वो इस तरीके से है, इस तरीके से होनी चाहिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बेटा वो ये प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों को आती है जो पहले लेक्चर को पूरा कंप्लीट नहीं देखता है और उसके बाद में साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश करता है, उसको ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो पहले आप जो है उस चीज़ को समझें और उसके बाद में नोट्स बनाएं, क्योंकि मैं दोनों पहलू बताता हूँ कि गलतियाँ कहाँ होती है और उसका सही प्रोसेस क्या है। तो गलती वाला प्रोसेस भी बताऊँ कि ये गलतियाँ करते हैं मैक्सिमम बच्चे, तो उसको यूँ ना करके उस चीज़ को इस तरीके से किया जाए। ठीक है, तो ये गलती तब नहीं होगी जब आप पहले समझ लोगे, उस चीज़ को देख लोगे पूरा और उसके बाद नोट्स बना लोगे। तो साथ साथ नोट्स बनाने की आदत ना डालें, पहले आप उसको समझ लो, देख लो और उसके बाद में नोट्स बनाओ, तो आपको मालूम हो जाएगा अपने को क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। ठीक है, तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अपने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो हेनरी के नियम के बारे में डिस्कस कर लिया था कि हेनरी ने जो है वो किसी भी गैस की द्रव्य विलेयता को किस प्रकार से समझाया, प्रदर्शित किया। अब यहाँ जो है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पोर्शन, यानी हेनरी के जो नियम है, उसने जो समीकरण दी थी, उससे किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पुटअप किए हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं कि इस लेक्चर में केवल वही क्वेश्चन लूँगा जो अभी तक पूछे हुए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन से इजी भी हैं, सिंपल भी हैं, कुछ जो है वो जटिल भी हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जटिल कुछ नहीं होता है, वो अपने दिमाग की बात है, अपनी यूनिट्स का ध्यान नहीं रखते तो वो जटिल हो जाती है वो चीज़। तो केवल फिलहाल उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा की जाएगी जो पूछे हुए एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अपना जो है वो हेनरी के नियतांक संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से, उन रिलेटेड क्वेश्चन कौन से हैं उनको देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, एक वायुमंडलीय दाब पर, साथ साथ लिख सकते हो उसे, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 लीटर जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.02 ग्राम N2, 0.02 ग्राम N2 गैस घुली हुई है, गैस घुली हुई है। इसके लिए हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। हेनरी स्थिरांक की गणना करो। यह क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.02 ग्राम N2 गैस घुली हुई है। इसके लिए हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा है हेनरी स्थिरांक की गणना, जो चीज़ अपने को पूछी है वहाँ आओ, हेनरी स्थिरांक की गणना करनी है। तो सबसे पहला अपना जो काम होता है वो होता है कि हेनरी स्थिरांक से संबंधित अपना फॉर्मूला क्या है वो ले। तो हेनरी स्थिरांक का फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला दिया गया था हेनरी के द्वारा? हेनरी के फॉर्मूला दिया गया था KH बराबर P/X गैस। ठीक है, जहाँ KH क्या है, हेनरी स्थिरांक, P क्या था, दाब था, X गैस यानी गैस के जो है वो मोल अंश या मोल प्रभाज की बात होती है। ये अपने पास जो है वो संबंधित फॉर्मूला है। अब यहाँ जो है दिया हुआ है उन चीज़ों को ले लो, उनके मान रख लो और उसको सोल्व कर लो। तो देखो KH मुझे ज्ञात करना है, P मुझे दिया हुआ, वो दिया हुआ है एक वायुमंडलीय दाब। अब बात आती है गैस के मोल अंश। अब यहाँ गैस का मोल अंश नहीं दिया है, सबसे बड़ी समस्या ये है। X क्या है, मोल अंश या मोल प्रभाज, ये नहीं दिया है। दाब दिया हुआ है, ये रहा एक वायुमंडलीय दाब, ये चीज़ दी हुई है। दाब दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है। X गैस ये नहीं दिया,
एक्स गैस क्या है, वो गैस कौन सी है, N2। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले N2 के मोलन्स ज्ञात करने हैं। अब मैं कह रहा था ना पीछे जब मैंने मोलन्स या मोल भिन्न मोल प्रभाज पढ़ाई तो उसमें ये कहा था कि मोलन्स, मोल भिन्न मोल प्रभाज, मोलरता, मोललता, फॉर्मलता, इन सब के क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन आते हैं, मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग हो गई ना, आपको हेनरी नेतांग की गणना करनी है, लेकिन उसको निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब मोलन्स। अब यानी मोलन्स का क्वेश्चन भी हो गया इस जगह, मोलन्स भी पूछ लिया और आपसे हेनरी स्थिरांक भी पूछ लिया, डबल हो गया ये क्वेश्चन। अब जिसने मोलन्स के बारे में पढ़ा है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और जिसने नहीं पढ़ा, नहीं वीडियो देखा, उसकी समस्या है। तो आप पीछे बैक जाके मैं यहाँ पे आखिरी में आपको प्लेलिस्ट डाल दूंगा इस सॉल्यूशन की, उसमें मेरे सारे वीडियो हैं सॉल्यूशन के जो भी हैं, आप वहाँ जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम होगा वो होगा इस गैस के मोलन्स निकालना। तो सबसे पहला काम जो है वो है XN2। अब इस N2 का मोलन्स क्या होता है, मोलन्स का फॉर्मूला होता है अवयव के मोल अपॉन विलयन में उपस्थित कुल मोल। तो यहाँ जो है वो N, ये है मोल इन किसके, N2 के, अपॉन N2 प्लस NH2। अवयव के मोल किसके ज्ञात कर रहे हो, वो अवयव के मोल अपॉन विलयन के कुल मोल। N2 गैस किसके अंदर घुली हुई है, जल के अंदर। एक वायुमंडल दाब पर 1 लीटर जल में इतनी ग्राम N2 घुली हुई है, तो जल तो हो गया विलायक और ये हो गया विलय। तो N2 के मोल कितने हैं और H2O के मोल कितने हैं, वो आपको रखना है, इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करना है। जो आंसर आएगा वो होगा XN2। ठीक है, तो N2 के मोलों की मान निकालना है, तो इसके लिए मोलों का मान क्या होगा, मोल बराबर होता है ग्राम बटा अनुभार। तो N2 के लिए ग्राम की मात्रा कितनी है, 0.02 ग्राम बटा अनुभार। N2 का अनुभार, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 होता है, तो 2 का कितना हो गया, 28। तो यहाँ हो गया 28 बटा, अब ये वैल्यू यहाँ हो जाएगी 0.02 अपॉन 28 प्लस, अब NH2O की बात की जाए तो NH2O की बात करूं तो जल के मोलों का मान निकालना है। तो जल के मोलों के लिए वो ग्राम की मात्रा, तो 1 लीटर में ये मान सकता हूँ कि 1000 ग्राम होते हैं, यहाँ 1000 के लिए ले लिया मैंने 100 अपॉन ग्राम के आधार पे। और H2O इसका अणुभार मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18। क्लियर। अब आपको इस चीज़ को सोल्व करना है। जब आप इस चीज़ को सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आप फटाफट जो है वो सोल्व करके बताएं, कैलकुलेशन के लिए टाइम है आपके पास। तो इसका आंसर, इस हिस्से का आंसर जो है वो कितना होना चाहिए, वो चीज़ निर्धारित करनी है। फटाफट आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन कर सकते हो ना, गुणा भाग तो आता ही होगा। मैं आंसर बताऊंगा आपको सीधा XN2 का, नहीं तो इस तरीके से एक क्वेश्चन ही जो आधा घंटा खा जाएगा अपना। गुणा भाग आपका होता ही, आप इसका इसमें भाग दे लो, इसका लघुत्तम लेके इसकी प्रक्रिया को सोल्व कर लो, इतनी गणित तो आपको आती होगी। ठीक है, तो XN2 का मान जो आना चाहिए वो आना चाहिए 1.129 गुणा 10 की घात -5। ये XN2 की वैल्यू आनी चाहिए आपकी, ये मान आना चाहिए। अब जिसने गुणा भाग सही किया है, गुणा भाग की एक्यूरेसी जिसकी बिल्कुल सही है, उसका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर, ये XN2 की वैल्यू जब इसकी गुणा भाग की प्रक्रिया करोगे। अब उसके बाद में क्या करना है आपको XN2 का मान मिल गया, X गैस का मान मिल गया, P आपको दिया हुआ है, तो P का मान तो जाएगा 1 वायुमंडलीय दाब, X का मान हो गया ये। अब ये मान यहाँ इस समीकरण में रख दो तो आपको क्या मिल जाएगी, KH। तो यहाँ इससे सोल्व करें आगे, तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया KH बराबर, P का मान कितना था 1 वायुमंडलीय दाब, और ये दे दिया आपको 1.129 गुणा 10 की घात -5। अब 1.129 गुणा 10 की घात -5, इसको सोल्व करोगे तो इसको आप यूँ कर सकते हो, KH बराबर 10 की घात -5 को ऊपर ले जाओ तो ये जाएगा 10 की घात 5, ये हो गया 1.129।
अब 10 की घात 5 को जो है, अब अपने अपने तरीके होते हैं सोल्व करने के कि आप इसको किस तरीके से सोल्व करते हो। 10 की घात 5 का मतलब ये हो गया 1 2 3 4 और 5, इसमें भाग देना है 1.129 का। अब इसका भाग आप इसमें दोगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए। तो यहाँ आंसर की बात करूँ मैं यहाँ, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, इस जगह जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कि एच बराबर 7.75 गुना 10 की घात 4, 10 की घात 4 वायुमंडलीय। वायुमंडलीय क्या हो जाएगा आपका, वायुमंडलीय या वायुमंडल कर सकते हो इसे। तो 7.75 इसको देख लेना बेटा एक बार और कैलकुलेशन करके देख लेना। 10 की घात 4 हो सकता है पॉइंटों में थोड़ा डिफरेंस हो जाए, कोई खास अंतर नहीं है कि ये एक्यूरेट ये 7.75, मैंने ये कैलकुलेशन करके इसको कन्वर्ट कर लिया है इस चीज़ को, इस वैल्यू को, ठीक है। तो इतना कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 7.75 गुना 10 की घात 4 वायुमंडलीय। ये आपका जो है वो हेनरी स्थिरांक का मान। ये आपका जो पहला क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो जटिल नहीं है, जिसका मोल अंश पढ़ा हुआ है उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और जिसने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं उस चीज़ को, उसकी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड, सड़े हुए अंडे वाली विषैली गैस, सड़े हुए अंडे वाली विषैली गैस H2S का विश्लेषण, H2S का विश्लेषण गुणात्मक प्रक्रिया में किया जाता है। गुणात्मक प्रक्रिया में किया जाता है यदि H2S गैस की जल में, H2S गैस की जल में एसटीपी पर विलेयता, एसटीपी पर विलेयता 0.195 मोल दी गई हो, विलेयता 0.195 मोल दी गई हो, तो हेनरी स्थिरांक की गणना करो। विलेयता दी हुई आपको 0.195 मोल, ठीक है, एसटीपी पर, मानक ताप और दाब पर। तो आपको हेनरी स्थिरांक की गणना करनी है। तो सॉल्यूशन के लिए एक तरीका बताया। सबसे पहले जो चीज़ निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला, हेनरी स्थिरांक पूछा है तो हेनरी स्थिरांक होता है KH बराबर P/X गैस। यहाँ गैस के अपने पास H2S, तो H2S के मोल हो जाएंगे। KH आपको निकालना है। उसके बाद में दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर विलेयता, दाब पता नहीं, X पता नहीं क्या है क्या नहीं है, विलेयता चीज़ जो है वो दी हुई है। अब ये मोल है, मोलर है, ये आपका 0.195 मोल है। तो जल के मोलों की संख्या, जल के मोल वो दे दिया आपको। जल के मोल है 0.195। अब सेकंड वन, दूसरा जो है वो क्या करना है आपको कि ये जो गैस दी हुई है H2S गैस, इस H2S गैस के मोल कितने होंगे। आपको H2S X गैस दिया हुआ है तो
एक्स गैस के मोल कितने होंगे वो चीज़ आपको निकालनी है। अब H2S गैस के मोल कितने हैं, H2S गैस के मोल ये आपको निकालने हैं। तो H2S गैस के मोल निकालने के लिए यहाँ जो संबंधित अपने को दिया है वो एक तो क्या दिया है, मोल क्या होता है, ग्राम बटा अणुभार होता है। अब ग्राम बटा अणुभार है तो यहाँ मान कितना होगा H2S का, सॉरी उल्टा हो गया ना, ये H2S की जलमय विलयता STP पर H2S का मान दिया हुआ, ये उल्टा हो गया बेटा, ये H2S के मोल उल्टा ले लिया अपन ने, ये है H2S के मोल। H2S की विलयता दी हुई है तो H2S के मोल दिए हुए हैं अपने को, जल के मोल निकालने हैं, जल के मोल। तो जल के मोल निकालने के लिए 1000 बटा पीछे बताया हुआ है इसका अणुभार का भाग कितना दोगे 18, तो इसका मान कितना आएगा लगभग 55.5, ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको बताई हुई है। तो जल के मोलों की संख्या मिल गई, H2S के मोलों की संख्या मिल गई। तो अब आप यहाँ से इस X गैस के मोलों की संख्या को दे सकते हो, मुझे ये X गैस अब आसानी से ज्ञात हो सकती है। तो X गैस क्या है, X H2S वो क्या होगी NH2S अपॉन NH2O प्लस NH2S, अवयव के मोल अपॉन विलयन का कुल मोल। अवयव के मोल तो ये रहे और विलयन का कुल मोल वो कितना होगा वो और निकाल लें। तो विलयन का कुल मोल निकालने के लिए जो है वो आपको क्या करना होगा, 55.5 में 0.195 ये जोड़ना होगा, क्योंकि H2S के मोल दे दिए और H2O के मोल ये रहे, इन दोनों के मोलों को आप यहाँ रख दो, जोड़ लो और भाग दे लो, तो क्या मिल जाएगा आपको X H2S, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी NH2S, इसका मान तो कितना है 0.195 अपॉन NH2O का मान कितना है 55.5 प्लस NH2S का मान कितना है 0.195। अब इसको सोल्व कर लो। अब मानक ताप दाब की बात करता है तो हमेशा दाब का मान एक वायुमंडलीय दाब माना जाता है, ये ध्यान रखना। जब भी बात करें STP की बात करें यानी मानक ताप दाब की बात हो तो मानक दाब जो अपना होता है वो एक वायुमंडलीय होता है। अब आप इस प्रक्रिया को सोल्व करोगे तो X H2S बराबर NH2S तो ये दिया हुआ है 0.195 अपॉन इसका जोड़ कर लो तो ये कितना हो गया, आप 55.5 में 0.195 जोड़ोगे तो 59586 55 पॉइंट, ये तो ये हो गया आपका 55.695। अब इसका इसमें भाग देना है X H2S बराबर, या आप ये सीधी वैल्यू उठाकर सीधी भी यहाँ रख सकते हो इस जगह, तो भी आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। या इसे मैं यूँ कर सकता हूँ X H2S का मान मुझे मालूम हो गया तो KH बराबर, तो KH बराबर तो P जो है उसमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है बेटा STP मानक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मानक ताप दाब होता है 1 वायुमंडलीय दाब, तो P का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और X गैस यानी X H2S का मान कितना है ये पूरा, ये हो गया 0.195 अपॉन 55.695, तो ये 55.695 ये तो हो जाएगा ऊपर की ओर, तो वैल्यू हो गई 55.695 अपॉन 0.195। अब इसको सोल्व कर लो, दशमलव के बाद में 3 अंक, दशमलव के बाद में 3 अंक तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया क्या आपका 55,695 बटा 195। अब 195 का भाग 55,695 के अंदर देना है। अब यहाँ भाग दे लो, आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर जो है वो कितना आता है वो फटाफट निकाल के बताओ। एक 195 3, ये लगभग 289 पॉइंट
इसका इसमें भाग दोगे तो ये आएगा 289.5 बार, इसके लगभग बोल रहा हूँ मैं, दशमलव थोड़ा करेक्शन या चेंज हो सकता है, तो आप अपना गुना भाग आप खुद देख लें। इसके अंदर इकाई का ध्यान रखना, इकाई जो है वो अपने पास बार में है, ये थोड़ा चेंजेबल हो सकता है पॉइंटों के बाद में, ठीक है। ये अपना जो है वो सेकंड क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है वो थोड़ा ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी जल के मोल निकालने तो जल के मोल हमेशा जहन में याद रखो कि जल के मोल कितने होते हैं, 55.5 होते हैं। क्लियर है? इस तरीके से उनका मान निकाला जाता है। 1000 में 18 का भाग देना है, क्योंकि जल का अणुभार होता है 18, तो जो मान दोगे वो आपका ये मान। ये क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया हुआ था H2S के मोल कितने, यानी उसकी विलेयता, विलेयता उसकी मोल को दर्शाती है, विलेयता मोल के अंदर होती है, मोल प्रति लीटर में होती है, तो ये उसकी विलेयता है। उसके मान को रखो, सोल्व करो, मोलंस मिलेगा। मोलंस के मान को आप, जब दाब नहीं दिया हुआ हो तो दाब दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये रहा STP, तो STP में P जो है वो 1 वायुमंडलीय दाब रखा जाता है। टेम्परेचर जो है वो माना जाता है रूम टेम्परेचर, कमरे का ताप, यानी ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, कमरे का ताप और 1 वायुमंडलीय दाब, उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड, मानक ताप और दाब। तो दाब का मान 1, X2 का मान ये हो गया, इसके मान को रखो और सोल्व कर लो। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। नंबर क्वेश्चन 3, थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, तीसरे क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने की इसमें कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में 0.4 वायुमंडलीय, 0.4 वायुमंडलीय दाब पर, 0.4 वायुमंडलीय दाब पर O2 गैस की, O2 गैस की विलेयता ज्ञात करो। विलेयता, यहां ध्यान रखना, विलेयता पूछ रहा है, विलेयता ज्ञात करो। विलेयता आपको बतानी है इसके अंदर, विलेयता ज्ञात करो। जबकि O2 के लिए, जबकि O2 के लिए KH क्या है, हेनरी स्थिरांक, KH का मान 4.58 गुणा 10 की घात जो है वो 4, 4.58 गुणा 10 की घात 4 वायुमंडल है, वायुमंडल है। KH का मान आपको दिया हुआ है, विलेयता आपको ज्ञात करनी है, 0.4 वायुमंडलीय दाब आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो बात हो रही है वो सबसे पहले अपन बात करें कि KH का आपको मान दिया हुआ है, सॉल्यूशन करें इसका। तो KH का मान आपको दिया है, तो KH बराबर होता है, वो होता है P/X गैस। KH दी हुई है, KH दी हुई है, P दिया हुआ है 0.4 वायुमंडलीय, X2 ये सॉरी X गैस। अब X गैस निकालने के लिए जो मुझे चीज़ चाहिए, यानी मुझे मोल अंश या मोल भिन्न निकालने के लिए वैल्यू चाहिए, यानी इस चीज़ को मैं ज्ञात करूँगा कि ये मान मेरा कितना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, X गैस बराबर P/KH। P का मान कितना दिया हुआ है, 0.4 वायुमंडलीय, और KH का मान कितना दिया हुआ है, ये रहा 4.58 गुणा 10 की घात 4। अब इसको सोल्व करना है, तो 0.4 4.58 गुणा 10 की घात 4, इस 10 की घात 4 को ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की घात -4 इंटू, अब 4.58 का भाग 0.4 में दोगे, तो 4.58 का भाग जो है आप 4 में दोगे, तो ये अप्रोक्सीमेट मान जो आपका आएगा वो लगभग कितना होना चाहिए, 8 पॉइंट,
या इसको पूरे को सोल्व कर लें 1 सेकंड के लिए, इस सारी प्रक्रिया को ही सोल्व कर लें। तो ये देखो ये हो गया 0.4 अपॉन 458 गुणा 10 की घात, ये कितना होगा, इसको हटाओगे, यहाँ पॉइंट हो गया 10 की घात -2 है, ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में। यहाँ 10 की घात 4 हो गई, यहाँ हो गया 10 की घात 2। अब ये इतनी गणित आनी चाहिए, इतना टाइम नहीं है कि आप पॉइंट हो गए एक ही चीज़ को सोल्व करो। इस पॉइंट को हटाओगे तो 10 की घात -1 हो जाएगा, या इसको यहीं रख लो। तो ये जो है 10 की घात 2 से ये कैंसिल हो गया, 4 तो यहाँ रह गया 2। तो x गैस बराबर हो गया, इस पॉइंट को हटा लो, इस पॉइंट को हटाओगे और 10 की घात 2 को ऊपर लेके जाओगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 4 गुना 10 की घात -3 बटा 458। ठीक है, इसका -1 और ये 10 की घात 2 ऊपर जाएगी तो -2, टोटल हो गया 10 की घात -3। तो 4 बटा 458 गुणा 10 की घात -3, और इसके गुणा भाग की प्रक्रिया करोगे तो ये 8.70 गुणा 10 की घात -6। इसके अप्रॉक्सीमेट अपना आंसर आएगा, लगभग ये वैल्यू आएगी। तो x गैस का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8.70 गुणा 10 की घात -6। तो मुझे x गैस का मान मिल गया। तो ये मुझे मेरा सोल्व हो गया। अब बात आती है क्या कि O2 गैस की जो है वो विलेयता क्या होगी। अब O2 गैस की विलेयता निकालने के लिए तो इसका ध्यान रखना, ये इसको नोट कर लेना अपना ये। अब O2 गैस की विलेयता ज्ञात करनी है। तो यहाँ नीचे करेंगे, यहाँ इस जगह होगी x O2 बराबर होगा NO2 अपॉन NO2 प्लस NH2O, अवयव के मोल बटा विलयन के कुल मोल। अब XO2, इसमें NO2 प्लस NH2O, तो NO2 का मान तो अपने को निकालना, ये चीज़ तो अपने को पूछी है। XO2 निकाल ही ली, x गैस का मान कितना है, ये 8.70, ये तो निकाला है x गैस, ये रहा x गैस XO2, तो ये वैल्यू 8.70 गुणा 10 की घात -6 बराबर NO2 अपॉन NO2 प्लस NH2O। इसको रब करें तो इस वैल्यूज़ का ध्यान रखना बेटा इसके अंदर। अब सोल्व कर लो यहाँ इस जगह, तो सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने के अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले बात की जाए इसकी, तो ये इसको तो आप यूँ रख लो 8.70 गुणा 10 की घात -6 बराबर NO2 और NO2 ये मुझे ज्ञात करना। NH2O का मान, अब वो याद रखो, NH2O का रफ मैंने बताया था, NH2O का मान जो होता है वो होता है 1000 बटा 18 बराबर होता है 55.5। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, रट लो एक तरीके से, याद रख लो ये। तो यहाँ हो जाएगा 55.5। अब ये राशि आपको ज्ञात करनी, ये चीज़ आपको मिल गई, तो आप इस चीज़ को यहाँ से उठाओ और इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका मान NO2 प्लस 55.5 8.70 गुणा 10 की घात -6 बराबर हो गया NO2। क्लियर है। अब इस ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो यह आपका ये ब्रैकेट खुलेगा, तो यहाँ इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, फिर समान राशि को आप उल्टा फुल्टा करोगे, यानी ये हो जाएगा 8.70 गुणा 10 की घात -6 NO2 प्लस 8.70 गुणा 10 की घात -6 इंटू 55.5 बराबर NO2। ये वैल्यू कितनी हो गई, 8.70 गुणा 55.5 गुणा 10 की घात -6 बराबर, इसको यहाँ रख लिया। आप इस राशि को उठाकर उधर ले जाओगे, इस राशि को उठाकर उधर ले जाओगे तो किस में बदल जाएगी, वो माइनस के अंदर। चिन्ह का ध्यान रखना, फिर माइनस किसके अंदर हो जाएगा, प्लस के अंदर। फिर आपको वो सोल्व करना है।
और फिर इसमें से इसकी बाकी निकलेगी, तो N2O देखना N2O का मान कितना आ रहा है, तो वो भाग लग जाएगा उसके अंदर। तो वो जब आप गुणा भाग करोगे, इस पूरी प्रक्रिया को सोल्व करोगे, तो इस पूरी प्रक्रिया को सोल्व करने पे जो आपका आंसर आना चाहिए अप्रोक्सीमेट, वो आएगा लगभग, इसका आंसर आपका जो होगा मोलों की संख्या निकालने पर, तो यहाँ होगी मोल के मान, जो आपको मोल के मान मिलेंगे वो मिलेंगे लगभग 4.82 गुणा 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स। 4.82 गुणा 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स, ये मोल आपको मिलेंगे। और तो O2 की जो विलेयता हो जाएगी, O2 की विलेयता, तो ये जो मोल आया 4.82 गुणा 10⁻⁻⁴, इसको गुणा करना है कितने से। देखो, एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32। आपको इसको कितने से गुणा करना होगा 32 से, इंटू 32। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा तो ये आंसर आएगा आपका 15.36 गुणा 10⁻³ ग्राम लीटर इनवर्स। आपको ये कैलकुलेशन सोल्व करनी है सबसे पहले, ये सब आपको सोल्व करना है। जब आप इस हिस्से को सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 4.82 गुणा 10⁻⁴। जो मोल आ रहा है उसमें O2 की जो विलेयता कितनी हो जाएगी, तो O2 की विलेयता ज्ञात करने के लिए उसके अनुभार से उसको गुणा कर देना है। ये 32 है, 3 की घात 2 नहीं, 32, उसको 32 से गुणा कर देना, जो आएगा वो आपका आंसर, वो O2 की विलेयता। मेन चीज़ ये सोल्व करना आना चाहिए, ये आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं है कि आप उसी को लेकर बैठ जाएं, तो वो फिर काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। तो गुणा भाग आपको आना चाहिए, फिर उसके लिए संबंधित मोल का मान, ये क्लियर। तो ये आपके पास जो है वो 3 क्वेश्चन पूछे हुए अपने एग्ज़ाम्स के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चन ही जो है वो बारी बारी से रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आगे हेनरी नीयतांक से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इससे नेक्स्ट अगला हिस्सा जो है अपन अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे।